हे गाइस, मुझे पता है तुम लोग अच्छे होगे। तुम लोग देख रहे हो मेरा वीडियो रीच नहीं हो पा रहा है। मैं हर दिन वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तुम लोग देखते नहीं हो। बहुत बुरा लगता है। इतना मेहनत कर रहा हूँ, व्यू कमाएगा तो वीडियो बनाने का मोटिवेशन चला जाएगा। यार कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा सपोर्ट और हाइप कर दो। हमारी बहस के बाद मैं अगले ही दिन गायब हो गया। उस दिन के बाद से ऐसा था जैसे मैं कभी था ही नहीं। उसी समय चेन जिवे के मन में एक विचार आया। जिस लड़के से वह प्यार करती थी वह मर चुका था। 3 साल बाद मैंने एक राष्ट्रीय अनुसंधान मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। यह जानकर कि चेन जिवे क्योटो विश्वविद्यालय में दूसरे वर्ष में है, मैंने अपने पछतावे को दूर करने के लिए वहीं दाखिला लेने का फैसला किया। मैं क्योटो विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष का छात्र बन गया। क्योटो विश्वविद्यालय के वित्तीय प्रबंधन विभाग के नए छात्रों के स्वागत कार्यालय में वह शांतिपूर्वक बैठा था और पहले ही कई लोगों का ध्यान आकर्षित कर चुका था। पास में बैठे 11वें झाओ ने तुरंत मुस्कुराकर उससे कहा, जिवेई, तुम वाकई झिंगड़ा के कर्मचारियों के बीच पहली मजाक हो। इन नए आए लोगों को देखो, उनकी नजरें तुम पर ही टिकी हुई हैं। चेन जिवेई ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, उन्हें करने दो जो करना है। उनसे संबंध बनाने के बजाय तुम्हारे साथ हुइमिंग झील के किनारे शाम की हवा का आनंद लेना या कैंपस के उत्तर द्वार पर रात में खाना खाना कहीं बेहतर है। लेकिन ये शब्द कहने के बाद उसकी आंखों में एक चमक बुझ गई। हुइमिंग झील के किनारे जाकर हवा लेना, उत्तर द्वार के बाहर स्नैक स्ट्रीट में ग्रिल्ड खाना खाना, स्कूल की लाइब्रेरी में पढ़ना, उसे विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बास्केटबॉल मैच में भाग लेते हुए देखना, ये बातें वह पहले ही उस लड़के से कह चुकी थी। 1 साल तक उसके साथ रह चुकी रूममेट होने के नाते जब ओंजियम जाओ ने चेन जिवेई की बुझी हुई नजर देखी तो वह तुरंत चिंतित हो गई। जिवेई, क्या तुम अब तक आगे नहीं बढ़ पाई हो? रूममेट्स को चेन जिवेई की कहानी के बारे में लगभग सब पता था, फिर भी 3 साल बीत चुके थे। क्यों न एक नई शुरुआत की जाए? चेन जिवेई अपनी रूममेट की सोच को भी समझती थी और वह बेपरवाही से हंस पड़ी। असल में मुझे भूलने में कोई खास दिक्कत नहीं है। उसने ओंजियम जाओ का हाथ पकड़ लिया। अच्छा, यहां खड़ी मत रहो। इस समय नए छात्रों को स्कूल पहुंच जाना चाहिए। तुम्हें कैंपस के गेट पर जाना चाहिए। शायद इस साल हमारे विभाग में कुछ अच्छे लड़के आ जाएं। सही बात है। ओंजियम जाओ की आंखें चमक उठीं, फिर वह स्वागत कक्ष से बाहर चली गई। उसे जाते हुए देखकर चेन जिवेई ने मन ही मन चुपचाप आह भरी। काश तुम इस वक्त यहां होती। क्योटो विश्वविद्यालय के गेट पर मैं अपना सूटकेस पकड़े धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ रहा था। एक सीनियर तुरंत पास आई। जूनियर, तुम्हारा विभाग कौन सा है? मैं नए छात्रों के पंजीकरण के लिए स्वयंसेवक हूं। मैं तुम्हें पंजीकरण कराने ले चलती हूं। फाइनेंस। मैंने मना नहीं किया। वैसे भी मुझे रास्ता ठीक से पता नहीं है। धन्यवाद सीनियर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या संयोग है, मैं भी फाइनेंस में ही हूं। वैसे मैंने चुपचाप अपना सूटकेस पीछे खींच लिया। नहीं धन्यवाद, इसके अंदर भारी सामान है, मैं खुद ही संभाल सकता हूं। ठीक है, तो अच्छे से मेरे पीछे आओ। एक सहज मुस्कान के बाद वह मुझे स्वागत काउंटर की ओर ले गई। सीनियर, चूंकि आप हमारे फाइनेंस विभाग में हैं, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या आप सीनियर चेन जिवेई को जानती हैं? बिल्कुल जानती हूं, 11वीं झाओ ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। जूनियर, तुम तो काफी जानकारी रखते हो। क्या तुम्हें हमारी यूनिवर्सिटी की सुंदरता में दिलचस्पी है? मैं हंस पड़ा। सीनियर चेन और मैं एक ही हाई स्कूल में थे। इन्हीं की वजह से मैंने क्योटो विश्वविद्यालय में फाइनेंस चुनने का फैसला किया था। 11वीं झाओ थोड़ी हैरान हुई। क्या तुम इसलिए आए क्योंकि तुमने उनके बारे में सुना था? आजकल के युवा वाकई कमाल के हैं। लेकिन चूंकि तुम दोनों एक ही हाई स्कूल में थे तो तुम्हें सीनियर चेन की कहानी जरूर पता होगी, है ना? मैं थोड़ी देर के लिए चुप रह गया। चेन जिवेई हमेशा से ही हाई स्कूल में एक अच्छी छात्रा रही है। मुझे सच में नहीं पता कि उसके बारे में और कुछ है या नहीं। जैसे ही मैं और सवाल पूछने वाला था, मेरी जेब में रखा फोन अचानक बज उठा। माफ कीजिए, मुझे कॉल उठानी है। मैंने फोन उठाया। प्रोफेसर सोंग, यह यिनसीए है। प्रोफेसर सोंग क्योटो विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर हैं। नमस्ते। वाकई माफ कीजिए, एक अनपेक्षित प्रोजेक्ट आ गया है और मुझे मदद की जरूरत है। मैं आज आपको व्यक्तिगत रूप से स्वागत नहीं कर सकता। मैं मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। प्रोजेक्ट सबसे पहले। कोई बात नहीं, मैं अभी पंजीकरण करवा रहा हूं। प्रोफेसर सोंग चाहते थे कि मैं विश्वविद्यालय का मानद प्रोफेसर बनूं, लेकिन मैंने विनम्रता से मना कर दिया। मेरे लिए फिलहाल सबसे जरूरी है चेन जिवेई को ढूंढना। फोन काटते ही हम पंजीकरण स्थल पर पहुंच गए थे। 11वीं झाओ ने इधर उधर देखा और पाया कि चेन जिवेई गायब थी। उसे बताया गया कि वह सबको बबल टी देने गई है। थोड़ी निराश होकर 11वीं झाओ मेरी ओर मुड़ी। माफ करना जूनियर। बड़ी बहन को अचानक कोई काम आ गया है, तुम अभी उनसे नहीं मिल पाओगे। मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, आखिरकार भविष्य लंबा है, हमें फिर मिलने का मौका मिलेगा।
अपना पंजीकरण कराने के बाद मैं चला गया। मेरे जाने के थोड़ी ही देर बाद चेन जिवेई वापस आ गई। 11वीं झाओ तुरंत उसकी ओर दौड़ी। जिवेई, तुम्हारे जाने का समय कितना गलत था। इस साल हमारे पास एक बहुत ही हैंडसम लड़का है, बहुत ही आकर्षक। उसने कहा कि वह भी तुम्हारे ही स्कूल से है। मुझे लगता है कि यह छोटा जूनियर खास तौर पर तुम्हारे लिए आया है। चेन जिवेई मुस्कुराई, थोड़ी उलझन में। फिर 11वीं झाओ ने मेरा परिचय कराया। उसका नाम यिनसिए है। तो क्या तुम्हें यह छोटा जूनियर याद है? जैसे ही 11वीं झाओ ने यह कहा, चेन जिवेई का दिल आधे समय के लिए धीमा हो गया, यहां तक कि उसकी आवाज भी कांपने लगी। तुम कह रही हो कि वह, उसका नाम क्या है? उसका नाम यिनसिए है। कुछ गलत है क्या? नहीं, कुछ नहीं। वह किस दिशा में गया है? 11वीं झाओ ने उस दिशा की ओर इशारा किया जिधर मैं गया था। जब चेन जिवेई ने देखा, मैं एक दूसरे वर्ष के छात्र के साथ था। हम अभी अभी एक छोटी गली में मुड़े थे। उसी क्षण चेन जिवेई को लगा कि उसने उस युवक को देख लिया है, लेकिन उसने जल्दी से सिर हिला दिया। वह 3 साल पहले गायब हो गया था। यह सिर्फ एक मिलता जुलता नाम है, एक मिलती जुलती काया है। वह नहीं है जिसे उसने अपने दिल में रखा है। मैं डॉर्मिट्री नंबर 319 के दरवाजे पर पहुंच गया। मैं डॉर्मिट्री में सबसे पहले पहुंचा था। मैंने अपना बिस्तर ढूंढा, उसे लगाया, फिर सफाई शुरू कर दी। करीब आधे घंटे बाद एक हट्टा कट्टा लड़का डॉर्मिट्री में आया। भाई, ये सब तुमने अकेले साफ किया है क्या? मैंने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, तुम्हारे काम के लिए धन्यवाद। मेरा नाम गु चेंगगांग है, मैं उत्तर पूर्व से हूं। अब हम रूममेट्स होंगे। मैं हल्के से उठ गया। मेरा नाम यिनसिए है, मैं हुनान के दक्षिण से हूं। फिर बाकी 2 भी आ गए। पतला लड़का भी हुनान के दक्षिण से था। उसका नाम झांगरान है। आखिरी एक क्योटो का निवासी है, नाम है सोंग जिनान। हमने जन्मतिथि के अनुसार क्रम लगाया। गु चेंगगांग सबसे बड़ा है, सोंग जिनान दूसरे नंबर पर है, मैं तीसरे, झांग चौथे पर। सोंग जिन ने दिखावा किया। मुझे 10वीं में डोसियर से दाखिला मिला। झांगरान ने चश्मा ठीक किया। मैंने भी गांव काव नहीं दिया था। मैं एक प्रतियोगिता के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण टीम का सदस्य हूं। प्रतियोगिता खत्म होने के बाद मुझे क्योटो विश्वविद्यालय में प्रवेश की सूचना मिली। उन्होंने गु चेंगगांग की ओर देखा। और तुम, सबसे बड़े, तुम कैसे दाखिल हुए? गु चांगगान ने थोड़ा शर्माते हुए अपने सिर के पीछे हाथ फेरा। मैं थोड़ा कमजोर था। जब मैं छोटा था, मुझे एक झलक मिली और मेरा दिमाग अचानक तेज हो गया। मैंने गांव काव में 694 अंक प्राप्त किए थे। मैं विज्ञान में सबसे अच्छा था। फिर मैं क्योटो विश्वविद्यालय में दाखिल हुआ। फिर तीनों ने अपनी नजरें मेरी ओर घुमा लीं। तीसरे ने पूछा, तुम क्योटो विश्वविद्यालय में कैसे दाखिल हुए? मैंने भी गांव काव नहीं दिया था। कहा जा सकता है कि मुझे मेरिट के आधार पर दाखिला मिला था। क्योंकि मैं हुआडशिंग नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैं क्योटो आ गया। हुआडशिंग विश्वविद्यालय ने मुझे प्रोफेसर बनने के लिए आमंत्रित किया था। मैं वहां नहीं गया, इसलिए यहां आ गया। यह स्पष्टीकरण काफी तर्कसंगत है। इसी समय झांगरान को अचानक अपने फोन पर एक संदेश मिला। यह शैक्षिक सलाहकार का था, जिसने एक क्लास ग्रुप बनाया था। इस साल हमारी सहायक शैक्षिक सलाहकार चेन जिवेई हैं। ओह, सच में? चेन जिवेई सहायक शैक्षिक सलाहकार? सोंग जिनान ने आह भरी। अफसोस। विश्वविद्यालय की पहली ब्लैक के रूप में बड़ी बहन चेन अपने पूर्व प्रेमी के बारे में सोचना बंद नहीं करती। यह सुनकर मैं चौंक गया। पूर्व प्रेमी? सोंग जिनान ने उत्साह के साथ सिर हिलाया, जिज्ञासु होकर। जैसा कि मैंने सुना है, चेन जिवेई का पूर्व प्रेमी उसकी हाई स्कूल की पहली साल की कक्षा का साथी था, लेकिन बाद में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। इन 3 सालों में, जब मैं गायब था, आखिर क्या हुआ? शाम को हमने सबसे नजदीकी बारबेक्यू रेस्टोरेंट चुना। लगभग उसी समय चेन जिवेई और उसके 3 साथी लड़कियों के डॉर्मिट्री से निकले और उत्तर द्वार के पास स्नैक स्ट्रीट पर पहुंच गए। चेन जिवेई ने एक आकृति देखी। उसी क्षण उसने महसूस किया कि उसका मन एकदम खाली हो गया है। उसकी नजरें उस रेस्टोरेंट पर टिकी थीं, जिसमें मैं गया था। वह सांस रोके हुए थी, खुद को संभाल नहीं पा रही थी। कपड़े वही थे जैसे उसकी यादों में थे, एक साफ नीली जैकेट और एक पतला जीन्स। 11वीं झाओ ने चेन जिवेई की कलाई हिलाई। जिवेई, क्या सपना देख रही हो? चेन जिवेई होश में आ गई। चलो, सीख कबाब खाते हैं। गर्मी में कबाब और बियर बेहतरीन। झाओ और बाकी सब मान गए। फिर चेन जिवेई उस बारबेक्यू रेस्टोरेंट में दाखिल हो गई। वह सीधे एक कोने में जाकर बैठ गई। चेन जिवेई ने दूसरों की ओर देखा। आप लोग जो चाहें ऑर्डर कर लें। मुझे लगता है मैंने कोई जान पहचान वाला देखा है। मैं उसे ढूंढने जा रही हूं। इसके बाद चेन जिवेई ने उस प्राइवेट रूम का दरवाजा खोला जहां सोंग जिनान और बाकी लोग थे। चेन जिवेई को अंदर आते देख सोंग जिनान और बाकी लोग हैरान रह गए। चेन जिवेई ने सोंग जिनान और बाकी 3 लोगों की ओर थोड़ी झिझक के साथ मुस्कुराया। क्या आप लोगों में से कोई एक कम है? गु चांगगान को याद आया, हमारा तीसरा साथी टॉयलेट गया है। चेन जिवेई ने सिर हिलाया, फिर जल्दी से बॉक्स से बाहर निकल गई।
वापस 11वें झाओ और बाकी लोगों के पास पहुंचकर 11वें झाओ ने जल्दी से पूछा, क्या हुआ? उसने कहा कि वह टहलने गया था, जैसे उसकी आत्मा कहीं खो गई हो। चेन जिवेई ने मजबूरी में मुस्कुराया। इस सेमेस्टर में पहली बार है जब हम बाहर ग्रिल खाने आए हैं। पहले कुछ पैग पीते हैं, मैं शुरू करता हूं। यह कहते हुए उसने अपने गिलास की बियर एक ही बार में पी ली। दूसरी ओर मैं धीरे धीरे टॉयलेट से बाहर निकला। आधे घंटे बाद, कई दौर के बाद, जब व्यंजन एक के बाद एक आते रहे, सोंग जिनान ने, जिसका चेहरा लाल हो गया था, दूसरों की ओर मुस्कुराया। चेन जिवेई भी इसी रेस्तरां में खा रही है, अगर हम उसे एक पैग ऑफर करें तो? मैं एक पल के लिए हैरान रह गया। अभी थोड़ी देर पहले चेन जिवेई आई थी। झांगरान ने तुरंत कहा, क्या तुम टॉयलेट में थे? शायद चेन जिवेई ने बॉक्स गलत समझ लिया था। मैं टॉयलेट जाने के लिए बाहर निकला और मैंने उन्हें बाहर पीते हुए देखा। मैंने हल्के से अपनी भौहें सिकोड़ लीं। मैं जरा बाहर जा रहा हूं, तुम पीते रहो। ये कह मैं बाहर निकलकर चेन जिवेई के पास गया। जिवेई, बस करो, तुम नशे में हो। झाओ को जिवेई असामान्य लगी, वो खोई खोई सी लगातार पैग पी रही थी। पीना बंद करो, मैंने अचानक उसके हाथ से गिलास छीन लिया। 11वीं झाओ ने हैरानी से यिनसी की ओर देखा। छोटे सीनियर, तुम हो? मैंने इशारे से 11वीं झाओ का अभिवादन किया। फिर मैंने चिंता से चेन जिवेई की ओर देखा और बाकी लोगों से पूछा, उसने कितना पी लिया है? चेन जिवेई ने सिर उठाया। क्या मैंने ज्यादा पी लिया है? मैं अचानक गायब हो गई थी, है ना? मेरी नजर गहरी हो गई। हाथ बढ़ाकर चेन जिवेई के कांपते कंधे थपथपाए। फिर झाओ और अन्य लड़कियों से पूछा, तुम्हारा हॉस्टल कहाँ है? मैं उसे वापस पहुंचा देता हूं। 11वीं झाओ पहले तो हैरान रह गई। हम भी उसे उठा नहीं पा रहे हैं। तो धन्यवाद जूनियर। कोई बात नहीं। मैंने सिर हिला दिया। फिर मैंने अपना हाथ उसकी कमर के चारों ओर डाला, उसे जल्दी से अपनी ओर खींचा और धीरे धीरे ग्रिल रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। बॉक्स में गुचांगन और बाकी लोग चौकसी के साथ सिर बाहर निकालकर देख रहे थे। मुझे चेन जिवेई को अपनी बाहों में लेकर जाते हुए देख रहे थे। वे वहीं पर जड़ हो गए। वे अभी अभी यह तय करके आए थे कि उसे एक ड्रिंक ऑफर करेंगे। ये क्या हो रहा है? 1 साल से जब से वह यूनिवर्सिटी में है, चेन जिवेई को चाहने वाले लड़कों में अमीर परिवारों के वारिसों से लेकर कैंपस के बाहर के युवा उद्यमी तक शामिल हैं, लेकिन उसने सबको मना कर दिया है। ये छोटा जूनियर कैसे आ गया? और चेन जिवेई सीधे उसकी बाहों में चली जाती है। 11वीं झाओ भी हैरान थी। स्थिति देखकर जरूर इनके बीच कुछ है, लेकिन उसकी जानकारी के अनुसार चेन जिवेई का सिर्फ एक लड़के के साथ रिश्ता रहा है, उसका पूर्व प्रेमी। लेकिन उस समय उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। बिल चुकाने के बाद वह अपनी 2 रूममेट्स के साथ मेरे पीछे पीछे बाहर निकली। रेस्तरां के सामने क्योटो विश्वविद्यालय के कई छात्र छात्राएं आ जा रहे थे। जैसे ही मैं चेन जिवेई को अपनी बाहों में लेकर रेस्तरां से बाहर निकला, कई छात्रों की नजर तुरंत हम पर पड़ी। लड़कियां, देखो, प्रिंसेस को ले जा रहे हैं। ये किसी रोमांटिक सीरीज की शूटिंग जैसा है। ये लड़का बहुत सुंदर है, उसकी आभा कमाल की है। काश मैं उस लड़की की जगह होती जो उसकी बाहों में है। असंख्य युवतियां चिल्ला उठीं। लेकिन कुछ अधिक समझदार लड़कों ने मेरी बाहों में चेन जिवेई को पहचान लिया और बोले, क्या वह दूसरी वर्ष की छात्रा चेन जिवेई नहीं है? मेरी देवी को छोड़ दो। मुझे करने दो। हे भगवान, मेरी देवी को बॉयफ्रेंड मिल गया है। चेन जिवेई ने लड़खड़ाते हुए आंखें खोलीं, मेरे चेहरे को गहराई से देखा और तुरंत अपने हाथ मेरी गर्दन में डाल दिए। धीरे से खुशबू की तरह फुसफुसाते हुए उसने कहा, यिनसी, क्या सच में तुम ही हो? यिनसी, तुम आखिरकार लौट आए। मुझसे वादा करो, अब कभी मत जाना, ठीक है? मैं वादा करती हूं कि अब कभी तुमसे झगड़ा नहीं करूंगी। लड़की की खुशबू में हल्की शराब की महक भी घुली हुई थी। चेन जिवेई को अपनी बाहों में बार बार बेचैन होते देख मेरा खून उबाल मारने लगा। मैंने लाचार होकर उसकी ओर नीचे देखा। मेरी आंखों में कोमल स्नेह भर आया। मैं वादा करता हूं कि अब कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मेरी बात सुनकर चेन जिवेई संतुष्ट होकर मुस्कुराई और जिद्दी बच्चे की तरह मेरी बाहों में सिमट गई। तो तुम वादा करते हो अब कभी वापस नहीं जाओगे? अगर भविष्य में कोई बिना बताए गायब हो गया तो वह कुत्ता होगा। एक कुत्ता जो भौंकता है, भौं भौं। मैंने कई बार सिर हिलाया। मैं वादा करता हूं, अगर कोई फिर से गायब हुआ तो वह कुत्ता होगा, एक कुत्ता जो भौं भौं करता है। इस बार चेन जिवेई आखिरकार शांत हो गई। मैंने पीछे मुड़कर 11वीं झाओ को देखा। पीने के बाद वह अक्सर ऐसा ही करती है। उसने सिर हिलाया। नहीं, भले ही हम रूममेट्स के साथ बाहर जाएं, जिवेई हमेशा कम ही पीती है। वह कभी भी अपने जीवन में नशे में नहीं हुई थी। फिर वह हंस पड़ी। यह भी पहली बार था जब हमने जिवेई को नशे में देखा था। किसने सोचा था कि इतना अलग रहने वाला इंसान पीने के बाद बच्चा बन जाएगा? मैंने सिर हिलाया और 11वीं झाओ, वो बाकी दोनों के फोन को हैरानी से देखा। क्या तुम लोग वीडियो बना रहे हो? 11वीं झाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, हम ये पल यादगार बना रहे हैं। बस उसकी नशे की हालत रिकॉर्ड कर रहे हैं।
कल नशा उतरने पर उसे दिखाएंगे। उसे आज रात की बातें याद दिलाने के लिए मैंने बचकाने अंदाज में कहा, अगर चाहो तो वीडियो बना लो, मत भूलना मेरा अच्छा एंगल ही रिकॉर्ड करना। समझ गया। 11वीं झाओ और बाकी सब हंस पड़े। लेकिन जैसे ही हम 2 कदम चले, 11वीं झाओ ने मुझे जिज्ञासा से देखा। अरे छोटे जूनियर, क्या तुम वही एक्स बॉयफ्रेंड नहीं हो जिसके बारे में वो बात कर रही थी? मैंने कुछ सेकंड सोचा। अगर सब कुछ सही रहा तो हाँ, वही मैं हूँ। 11वीं झाओ और बाकी सब अचानक उलझन में दिखे। तुम लोग सोच रहे हो कि लोग कहते हैं मैं 3 साल से मरा हुआ हूँ, है ना? मैं भी जानना चाहूंगा। 11वीं झाओ के मार्गदर्शन में मैं शेन जिवेई को डॉर्मिट्री के प्रवेश द्वार तक ले गया और सावधानी से उसे नीचे उतारा। सीनियर बहनों की ओर देखकर, आज रात की जिम्मेदारी मैं आप लोगों को सौंपता हूं। 11वीं झाओ और बाकी लोगों ने कई बार सिर हिलाकर सहमति जताई। फिर वे सभी शेन जिवेई के पास आकर खड़ी हो गईं, उसे सहारा दिया और धीरे धीरे लड़कियों के डॉर्मिटरी की ओर चल पड़ी। केवल उन्हें अपनी नजरों से ओझल होते देखने के बाद ही मैं वहां से गया। जब मैं बारबेक्यू रेस्टोरेंट वापस पहुंचा तो गु चेंगांग और बाकी लोग अब भी शांति से बॉक्स में बैठे थे। मुझे दरवाजे से अंदर आते देख वे सब एक साथ खड़े हो गए, मेरे लिए एक कुर्सी खींची, गरम की हुई सीख कबाब और ठंडी बियर दी, मुझे कुर्सी पर बैठाया, फिर अपनी अपनी जगह पर कतार में बैठ गए। तीसरे, हमें थोड़ा बताओ, क्या चल रहा है? यूनिवर्सिटी के पहले ही दिन तुमने बिना कुछ कहे झिंगड़ा की सबसे खूबसूरत लड़की को जीत लिया। मैंने दूसरों की ओर लाचार नजरों से देखा। मैं उसे हाई स्कूल से जानता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने सुना कि वह बाहर है तो मैं उसे नमस्ते कहने गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह नशे में होगी। तो मैंने उसे उसके हॉस्टल तक छोड़ दिया। गु चेंगगांग ने मेरी ओर एक नजर डाली। तीसरे, हमें बेवकूफ मत समझो। सिर्फ एक साधारण दोस्ती के लिए क्या तुम उसे गोद में उठाकर उसके हॉस्टल तक ले जाओगे? और मैंने अच्छी तरह देखा, वही तो थी जो तुम्हारी बाहों में कूद गई थी, है ना? झांग रेन की आंखों में चमक आ गई। तीसरे, क्या तुम खूबसूरत शेन के एक्स बॉयफ्रेंड नहीं हो? तुम 3 साल पहले उससे अलग हो गए थे और तुमने उसका दिल तोड़ दिया। उसने तुमसे नफरत पाल ली और हर जगह यह कहती फिरती थी कि तुम मर चुके हो। सिचुएशन के एक्सपर्ट सॉन्ग जिनान ने अचानक अपनी जांघ पर हाथ मारा। तीसरे, मुझे समझ आ गया, तुम ही थे जिसने उसे छोड़ दिया। तुमने हमारी खूबसूरत शेन के साथ विश्वासघात किया और इसी वजह से उसने कहा कि तुम मर चुके हो। झांग रेन पहले ही किरदार में पूरी तरह ढल चुका था। साला, अगर ऐसा है तो आने वाले 2 हफ्तों की मिलिट्री ट्रेनिंग में हमारी बैच की असिस्टेंट होने के नाते वो हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करेगी। तुम्हें ये मामला सुलझाना होगा। तीसरे, मैं पूरी तरह निराश था। गलतफहमी मत पालो, मैंने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है और हम कभी भी कपल नहीं थे। जहां तक मुझे पता है उसने कभी भी हाई स्कूल में कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया था। तो मैं समझ गया, वह एक काल्पनिक एक्स बॉयफ्रेंड को ढाल बना रही है। इस तरह मुझे एक मौका मिल सकता है। दूर हो जा, दूर हो जा। गु चेंगांग ने सॉन्ग जिनान को गुस्से से देखा। बहकना बंद करो, मैं अपनी तेज छठी इंद्रिय की कसम खाता हूं। मैंने हार मानते हुए एक लंबी सांस ली। हम कभी साथ नहीं थे, कोई छोड़ना वोद्धना नहीं हुआ। वो बस एक सामान्य सहपाठी का रिश्ता था। उसी समय नॉरबेल में एक एरोस्पेस इंजन अनुसंधान केंद्र में प्रोफेसर सॉन्ग अपने सामने रखी ढेर सारी टॉप सीक्रेट योजनाओं को देख रहे थे। उनका सिर मानो फटने को था। सम्मेलन कक्ष की मेज के चारों ओर गंभीर नजरों से बैठे हुए सज्जनों, इस परीक्षण उड़ान की विफलता के बारे में आपकी क्या राय है? क्या कारण पता चला है? शोधकर्ताओं में से एक ने तुरंत बोलना शुरू किया। परीक्षण के परिणाम आ गए हैं। कई बिंदुओं पर समस्या है। सबसे पहले टर्बाइन ब्लेड। टर्बाइन ब्लेड की सटीकता में अभी भी अंतर है। सभी लोग चुपचाप रिपोर्ट के अंत तक सुनते रहे। सम्मेलन कक्ष की मेज के छोर पर बैठे बूढ़े व्यक्ति ने बड़बड़ाते हुए अचानक उठकर कहा, बाकी पहलुओं की तो बात ही मत करो। टर्बाइन ब्लेड की सटीकता कितनी बार जांची गई है, अब भी मानकों के अनुरूप नहीं है। सामग्री आपूर्तिकर्ता क्या कहना चाहते हैं? क्या हमें योजनाएं बदलनी चाहिए? इस एरोस्पेस लड़ाकू इंजन पर शोध में 10 साल लगे और परीक्षण उड़ान में यही परिणाम मिला है। इसी समय भीड़ में मौजूद सॉन्ग गुओ ने बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा। चीफ इंजीनियर यू, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो समाधान कर सकता है। सॉन्ग गुओ यिंसी की बात कर रहे थे। लिथोग्राफी मशीन पर रिसर्च सेंटर को पहले ही कई दिक्कतें आ रही थीं। लेकिन एक बार ये समस्याएं उसके हाथ में आ जाए तो वे जल्द ही हल हो जाएंगी। किसी न किसी रूप में वह हमारे मन में लगभग देवता के समान है और मैंने पहले ही उसके साथ एरोस्पेस कॉम्बैट इंजन की डिजाइन पर चर्चा की है। इस विषय पर उसकी भी बहुत व्यक्तिगत राय है। मुझे विश्वास है कि अगर वह आएगा तो वह इस समस्या को हल कर सकेगा। यह सुनकर यू गेफेंग ने तुरंत सॉन्ग गुओ की ओर देखा। तुम किसकी बात कर रहे हो? कौन है जो इस समस्या को हल कर सकता है? यिनसी ये। इन शब्दों को सुनकर लोग आपस में फुसफुसाने लगे। यिनसी ये कौन है?
चाहे वह कोई भी वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना हो जिसमें मैं भाग लेता हूं या वह परियोजना जिसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूं, सब कुछ टॉप सीक्रेट है। मेरी वर्तमान पहचान की तो बात ही छोड़िए, यह चीन में बिल्कुल एसएसएस स्तर की है, इसीलिए यहां मौजूद अधिकांश लोग मुझे अभी तक नहीं जानते। भीड़ में खड़े यू गेफेंग के चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। ये यिनसी, ये जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, क्या वह उसी परियोजना का मुख्य डिजाइनर है जिसमें तुमने भाग लिया था? चीन विज्ञान अकादमी के उपाध्यक्ष के रूप में वह काफी अच्छी जानकारी रखते थे। उस समय मुझे चीन विज्ञान अकादमी के वरिष्ठ अकादमिक के रूप में प्रस्तावित करने के लिए अकादमी के वरिष्ठ सदस्यों ने एक बैठक की थी। जहां तक मुझे पता है, वह छोटा लड़का अब अपना असली काम नहीं कर रहा है, वह तो पढ़ाई करने बीजिंग विश्वविद्यालय चला गया है ना? सही है, वह अपना असली काम नहीं कर रहा है। जहां तक मेरी वैज्ञानिक अनुसंधान की प्रतिभा का सवाल है, इन बुजुर्ग सज्जनों को इसकी कुछ जानकारी है। सिर्फ 3 साल में उसने शून्य से एक लिथोग्राफी मशीन बना दी, जिससे चीनी चिप्स दुनिया में सबसे बेहतरीन बन गईं। सोंग गुओ ने सिर हिलाया। मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन कोशिश तो करनी ही होगी। यू गेफेंग ने कुछ सेकंड सोचा और उसकी आंखों में धीरे धीरे उम्मीद की एक चमक उभर आई। तो कोशिश करो, मुझे इस दिलचस्प व्यक्ति से मिलने में खुशी होगी। चीन का भविष्य का वैज्ञानिक अनुसंधान आखिरकार युवाओं के हाथों में ही सौंपा जाएगा। अगली सुबह मैं डॉर्मिट्री में अपने कपड़े समेट रहा था। गु चांगगन, जो अभी भी आधा सोया हुआ था, ने अपनी गर्दन खुजलाई। तीसरे भाई, इतनी सुबह सुबह तुम ये सब सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? मुझे कुछ पारिवारिक काम है, मैं घर जा रहा हूँ। क्या तुम सैन्य प्रशिक्षण में हिस्सा नहीं लोगे? गुचांगन तुरंत पूरी तरह जाग गया। मैंने पहले ही स्कूल को सूचित कर दिया है। गुचांगन ने ऐसे सिर हिलाया जैसे वह आधा समझ गया हो। सिर्फ सूचित कर देना ही सैन्य प्रशिक्षण में भाग न लेने के लिए काफी है। तो तुम कितने समय के लिए जा रहे हो? अगर जल्दी हुआ तो 1 हफ्ता, नहीं तो शायद मैं तुम्हारे प्रशिक्षण खत्म होने के बाद ही लौटूंगा। मैं तो बस सूचना दे रहा हूं, मुझे मुख्य डिजाइन में हिस्सा नहीं लेना है। अधिकतम 2 हफ्ते काफी हैं। साले, कहीं तुम सैन्य प्रशिक्षण से भाग तो नहीं रहे हो? और जब तुम ऐसे जा रहे हो तो क्या तुमने उस खूबसूरत चेन को बताया है? लड़कियों का डॉर्मिट्री। चेन जिवेई अपने दर्द भरे माथे की मालिश कर रही थी। उसने अंगड़ाई ली, फिर पास में पहले से उठी हुई 11वीं झाव से पूछा, छोटी झाव झाव, कितने बजे हैं? 7 बजे। चेन जिवेई जल्दी से अपने बिस्तर से उठ गई और अभी भी नींद में अपनी आंखें मलने लगी। मैं कल रात नशे में थी, है ना? धुंधला याद है किसी को गले लगाया था। लगा कुछ याद नहीं होगा। जाओ। हंसकर फोन निकाल कल रात का वीडियो खोल बोली। तो चाहती हो बड़ी बहन याद दिलाऊं? तुमने वीडियो बनाई थी? चेन जिवेई ने हार मानते हुए कहा। 11वीं झाव ने उसे फोन थमा दिया। खुद ही देख लो। क्या तुम्हें याद है किसने तुम्हें उठाया था? चेन जिवेई ने जल्दी से फोन ले लिया और जैसे ही उसने स्क्रीन पर तस्वीर देखी, वह वहीं ठिठक गई। वीडियो में वह दृश्य था जब मैं उसे स्कूल वापस ले जा रही थी, यहां तक कि मेरी कही हुई बात भी रिकॉर्ड थी। अगर तुम वीडियो बना रही हो तो याद रखना, मुझे अच्छा दिखाना। अतीत की यादें उसके मन में उमड़ आईं और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे उसे डर हो कि मैं कहीं गायब न हो जाऊं। वीडियो एक बार देखने के बाद चेन जिवेई जल्दी से बिस्तर से कूद गई। उसकी आंखें चौड़ी थीं और वह 11वीं झाव को घूरने लगी। तुम्हें यिनसी को कैसे जानती हो? वह अब कहाँ है? वह हमारे वित्तीय प्रबंधन विभाग का छोटा जूनियर है। कल रात जब तुम नशे में थीं, वह आया था और फिर तुम उसके बाहों में रोईं और उसके बाद वह तुम्हें वापस ले आया। मैं उससे मिलने जा रही हूँ। चेन जिवेई ने जल्दी से अपने कपड़े पहने और हॉस्टल से बाहर भाग गई। इतनी जल्दी में हो? क्या तुम्हें पता है उसका हॉस्टल कहाँ है? मुझे नए छात्रों के हॉस्टल आवंटन की सूची भेज दो। उस समय मैं हॉस्टल के सामने वाले रास्ते पर धीरे धीरे चल रही थी, विश्वविद्यालय की कैफेटेरिया की ओर नाश्ता लेने जा रही थी। अचानक चेन जिवेई की आवाज मेरे कानों में गूंज उठी। यिनसी। मैंने अचानक सिर उठा लिया। चेन जिवेई के चेहरे पर आए आंसू पहले ही पोंछे जा चुके थे। वह मुझे शांत भाव से देख रही थी। 3 सालों में उसका चेहरा ज्यादा नहीं बदला था, लेकिन उसकी कदकाठी और भी बढ़ गई लगती थी। उसकी आंखों से मासूमियत गायब हो गई थी, उनमें अब परिपक्वता और स्थिरता आ गई थी। हालांकि मैंने उसे एक बार वीडियो में देखा था, लेकिन अब जब हम औपचारिक रूप से मिल रहे थे तो उसमें सबसे ज्यादा जिज्ञासा, उलझन और नाराजगी झलक रही थी। वह उससे नाराज थी कि वह बिना कुछ कहे चला गया था। भले ही वे कभी साथ नहीं थे, लेकिन दोस्तों के बीच क्या अलविदा कहना जरूरी नहीं होता? मैं वहीं जड़ हो गया और लंबे समय तक चेन जिवेई को देखता रहा। वह अब भी वैसी ही थी। उसकी शक्ल सूरत में कोई बदलाव नहीं आया था। अब भी उतनी ही खूबसूरत थी। उसके साफ सुथरे, बिना मेकअप वाले चेहरे पर वही ताजगी और चमक बरकरार थी। 3 साल पहले मुझे एक महान सभ्यता से विरासत में कुछ मिला था। शाश्वत ज्ञान का खजाना, जिसे मैं अभी पूरी तरह नहीं समझ पाया हूं, मेरे मन में गहराई से मौजूद है।
इसी शाश्वत ज्ञान के खजाने का अध्ययन करते हुए मैं आखिरकार एक नैनोमीटर की फोटोलिथोग्राफी तकनीक विकसित करने में सफल हुआ। और यह तो उस खजाने में मौजूद एक मामूली सी तकनीक भर है। इसी वजह से एक नैनोमीटर की फोटोलिथोग्राफी तकनीक के साथ मैंने इसे परीक्षण के तौर पर राज्य को सौंपने का फैसला किया। इसी तरह 3 साल पहले मैं बिना अलविदा कहे चला गया था। हमने एक दूसरे को कई सेकंड तक देखा। इन कुछ सेकंडों के दौरान मैं जड़ सा खड़ा रहा, काफी देर तक हिचकिचाया, फिर मैंने सिर उठा लिया। मुझसे कहा गया कि मैं मर चुका हूं। चेन जिवेई की आंखें अचानक तेजी से फड़क उठीं। एक ही पल में उसकी पलकों पर लालिमा छा गई। वह दांत भींच रही थी। वह लगभग चिल्लाते हुए बोली, हाँ यिनसी, क्या तुम मर नहीं गए थे? फिर तुम क्यों वापस आ गए हो? पूरे 3 साल मैंने सच में मान लिया था कि तुम मर चुके हो, और फिर भी तुम मेरे सामने खड़े हो। मैं कहना तो चाहता था पर रुक गया। सफाई देनी थी, पर अपनी पहचान की वजह से कुछ बताना मुमकिन न था। बस धीरे से कहा, जो भी हो, बहुत समय हो गया है। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। चेन जिवेई का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। मैं तुम्हें सिर्फ यह देखने आया था कि तुम मरे हो या नहीं। अब जब मुझे पता चल गया है कि तुम जिंदा हो, तो मैं जा रही हूं। ये शब्द कहकर चेन जिवेई मुड़कर जाने लगी। चेन जिवेई, मैंने उसे पुकारा। क्या? उसने जल्दी से सिर उठाया। मैं बस तुम्हें यह बताना चाहता था कि मैंने हमारी पुरानी वादा नहीं तोड़ा है। चेन जिवेई ने तिरस्कार से हंसते हुए, गुस्सा दबाते हुए मेरी ओर देखा। यिनसी, हमारे बीच आखिर रिश्ता क्या है? तुम खुद को क्या समझते हो? तुम जब चाहो चले जाते हो, जब चाहो फिर से आ जाते हो। 3 साल मैंने तुम्हें कितने ही संदेश भेजे, एक भी जवाब नहीं मिला, हवा में गायब हो गए। क्या तुम्हें यह कूल लगता है? गर्व है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं सारी जिंदगी तुम्हें याद रखूंगी? क्या तुम गायब नहीं हुए थे? जब तुम गायब हो ही गए थे तो फिर वापस क्यों आए? ये आखिरी शब्द चेन जिवेई ने लगभग चिल्लाकर कहे, जैसे 3 साल की सारी कड़वाहट और असंतोष निकाल रही हो। शुरुआत में मुझे सच में उम्मीद थी। मैं सोचती थी कि ये तुम्हारी कोई मजाक है। अचानक पूरे एक गर्मी के मौसम के लिए गायब हो जाना। उस समय मैंने सोचा था कि जब मैं तुम्हें फिर से देखूंगी तो तुम्हें जमकर डांटूंगी, लेकिन फिर मैंने हार मान ली। 3 साल तक तुम्हारी कोई खबर नहीं थी। मैं लगभग 3 साल पहले की हमारी सारी कहानियां भूल ही गई थीं। और अब तुम अचानक फिर से सामने आ गए हो। मैं बिल्कुल चुप रह गई, जवाब ही नहीं दे पाई। 7 फीट का यह शरीर, जो पहले ही देश को समर्पित हो चुका है, अब किसी एक व्यक्ति को समर्पित नहीं हो सकता। आखिरकार मैंने बेबसी में एक लंबी सांस ली। माफ करना, मुझे उस समय बिना अलविदा कहे नहीं जाना चाहिए था। मैं बहुत जल्दी में चला गया और मुझे समझ नहीं आया कि कैसे सामना करूं। देश के लिए समर्पित होना, इसमें मुझे कोई पछतावा नहीं है, लेकिन चेन जिवेई के प्रति मुझे अफसोस है। बेकार है। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। तुम रुकना चाहते हो तो रुको। तुम जो भी करते हो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने उसे अपराधबोध के साथ देखा। मुझे निकलना होगा, घर में इमरजेंसी है। मुझे कुछ समय के लिए घर जाना पड़ेगा, पर ट्रेनिंग कैंप के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। चेन जिवेई चौंक गई। क्या हुआ? फिर उसने फिर से ठंडा चेहरा बना लिया। अगर जाना है तो जाओ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं मुस्कुराया। भले ही मैंने स्कूल को पहले ही सूचित कर दिया है, लेकिन तुम फिर भी हमारी कक्षा के सलाहकार की सहायक हो। एक नया छात्र प्रशिक्षण शिविर में अनुपस्थित था। सलाहकार को सूचित करना क्या सामान्य बात नहीं है? इसके अलावा मेरी नजर में तुम सिर्फ मेरी सलाहकार नहीं हो। मैं तुम्हारी बात समझ नहीं रही हूँ। चेन जिवेई ने हल्के से नाक सिकोड़ी, फिर शांत दिखने का नाटक किया। क्या तुम्हें और कुछ कहना है? अगर नहीं तो मैं जा रही हूँ, और कुछ नहीं। इस बार यह बिना अलविदा कहे चुपचाप गायब होना नहीं है। मैं कुत्ता बनना नहीं चाहता, है ना? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछली रात कही गई अपनी बात याद करते हुए उसका चेहरा लाल हो गया और उसने मुझे गुस्से से देखा। अगर तुम्हें घर पर कोई काम है तो जल्दी निकल जाओ। कितना बोरिंग है। यह कहते हुए वह मुड़ी और तेजी से चली गई। मैं वहीं खड़ा रहा, उसकी पीठ को दूर जाते हुए देखता रहा। होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान थी। डॉर्मिट्री लौटकर शेन जिवेई ने काफी देर तक सोचा। शेन जिवेई, क्या तुम थोड़े और स्वाभिमानी नहीं हो सकते? जैसे ही तुम उसे देखते हो कमजोर पड़ जाते हो, है ना? वह बिना कुछ कहे 3 साल के लिए चला गया था। क्या उसने कभी सोचा कि तुम क्या महसूस करते हो, और तुम अब भी उसके घर की चिंता कर रहे हो? हॉल की ओर ले जाने वाली लिफ्ट में अचानक मैंने किसी को लिफ्ट में चिल्लाते हुए सुना, जल्दी बाहर निकलो तुम सब। मैंने सिर उठाया और देखा कि एक स्टार अपने चारों ओर भीड़ से घिरा हुआ था, जिसमें महिला प्रशंसक जोर जोर से चीख रही थीं। मैं अपनी हंसी रोक नहीं सका। पहले आने वालों को प्राथमिकता मिलती है, क्या तुम्हें यह नहीं पता? क्या एयरपोर्ट तुम्हारा घर है या क्या? उस पुरुष स्टार के सहायक का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हें पता नहीं है कि हमारे यान का शेड्यूल कितना व्यस्त है? हमारा विमान आने ही वाला है,
हमें जल्दी से निकलने दो। मैं बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। इससे हमारा क्या लेना देना? क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या लिफ्ट में मौजूद सभी लोगों के पास अपनी अपनी जरूरी बातें नहीं हैं? क्या कोई स्टार इतनी व्यस्त हो सकती है? इन बातों को सुनकर पास खड़े एक उत्साही फैन से रहा नहीं गया। हमारी यान यान राष्ट्रीय स्तर की टॉप स्टार हैं। उनकी रोज की मीटिंग्स इतनी ज्यादा हैं कि उनके पास समय ही नहीं है। क्या उसे पहले जाने देना गलत है? हमारी यान यान को रास्ता दो। आपको खुद को सम्मानित महसूस करना चाहिए। अगर आप हमारी यान यान के शेड्यूल में देरी करेंगे तो क्या आप लोग उसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं? इस समय स्टार के चेहरे का भाव काफी नाखुश हो गया था। चीन में इन वर्षों की सफलता के दौरान किसी ने भी उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था। फिर भी एक पेशेवर के तौर पर वह कुछ मामलों में बहुत सतर्क रहता था। अगर वह कुछ ज्यादा कर देता तो इससे आसानी से जनता की नाराजगी हो सकती थी। हालांकि मुझे बहुत जल्दी है, मैं आपको पहले जाने देता हूं। आखिरकार हर कोई व्यस्त है। मैंने चुपचाप आंखें घुमा लीं। जब वह अपनी बकवास कर रहा था तब तक लिफ्ट कई बार आ जा सकती थी, लेकिन अंधे फैन और भी ज्यादा बेचैन होते जा रहे थे। हमारी यान यान वाकई में बहुत सभ्य है, कुछ लोगों की तरह नहीं। फिर वे मुझे उंगली दिखाने लगे। मैंने लाचार होकर सिर हिलाया और बंद करने का बटन दबा दिया। हालांकि मुझे नहीं पता था कि आज मेरी इस हरकत की वजह से यह पुरुष सितारा मुझे जनता की नजरों में फंसा देगा। मेरे जाने के थोड़ी ही देर बाद वह पुरुष सितारा प्रशंसकों की ओर मुड़ा और मुस्कुराया। उसकी नजर में एक ठंडी चमक क्षण भर के लिए झलक गई। ठीक है, यह तो बस एक छोटी सी घटना थी। खासकर इसे इंटरनेट पर मत डालना। हमें अब चलना चाहिए। सभी लोग अब बिखर सकते हैं। सहायक ने इशारा समझ लिया। पहले आप सब बिखर जाएं। खासकर यह मत भूलना, इस मामले को इंटरनेट पर मत फैलाना। उसके प्रशंसकों ने अभी तक इस बारे में नहीं सोचा था, लेकिन उसकी बातों के बाद उस पुरुष सितारे के विभिन्न फैन ग्रुप्स में मानो विस्फोट हो गया। यान यान हमारा परिवार है। हमारे बड़े भाई को नाराज करना अपने माता पिता को मारने से भी बुरा है। करीब 10 मिनट बाद यान यान की ये जुनूनी महिला प्रशंसक इंटरनेट पर तरह तरह की एडिट की गई वीडियो पोस्ट करने लगीं और यहां तक कि डेटा खंगालकर मेरे पुराने संदेश भी ढूंढ निकाले, जो अचानक ही सामने आ गए। हालांकि महत्वपूर्ण जानकारियों को एसएसएस स्तर पर एन्क्रिप्ट किया गया था, लेकिन इससे यह नहीं रुका कि मेरी फोटो इंटरनेट पर उजागर हो गई, खासकर व्यक्तिगत अनुभव वाले सेक्शन में। उन्होंने लिखा, 3 मध्यवर्ती वर्षों के दौरान मेरे बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं मिली। इन जुनूनी प्रशंसकों के प्रभाव में इंटरनेट पर जनमत तुरंत यान यान के पक्ष में हो गया, जिससे मैं सार्वजनिक निशाना बन गई। क्योटो विश्वविद्यालय के हॉस्टल में 11वीं झाओ, जो शॉर्ट वीडियो देख रही थी, ने अचानक हॉट टॉपिक देखा और तुरंत पास में बैठे शेन जिवेई को बुला लिया। जिवेई, देखो, क्या यह तुम्हारा जूनियर नहीं है? इस समय बहुत से लोग उसे ऑनलाइन गालियां दे रहे हैं। क्या मेरा जूनियर? शेन जिवेई हैरान रह गया। उसने जल्दी से 11वीं झाओ का फोन लिया और देखने लगा। ये फैन ऐसे कैसे हो सकते हैं? फिर उसने अपना खुद का फोन निकाला, सीधे हॉट टॉपिक पर क्लिक किया और जवाब देना शुरू कर दिया। शेन जिवेई का नाराज चेहरा देखकर 11वीं झाओ अपनी हंसी नहीं रोक सका। जिवेई, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम कह रहे थे कि अब तुम्हारा और यिनशी का कोई रिश्ता नहीं रहेगा। तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम्हारे दिल में अभी भी कुछ है ना? शेन जिवेई शर्मा गया और उसने 11वीं झाओ को गुस्से से देखा। मैं तो बस तथ्यों के आधार पर प्रतिक्रिया दे रहा हूं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं। अगर कोई और होता तो भी मैं यही करता। लेकिन उसने जल्दी ही देखा कि उसकी टिप्पणी बुरी टिप्पणियों में डूब गई थी। 11वीं झाओ चिंतित हो गया। जिवेई, मामला ठीक नहीं लग रहा है। ये जुनूनी फैन साफ तौर पर तुम्हारे छोटे भाई को छोड़ना नहीं चाहते। इस बार उसने सच में बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। मैंने कहा था कि अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। शेन जिवेई ने तुरंत सफाई देने की कोशिश की, लेकिन ठीक उसके बाद उसकी आंखों में चिंता की झलक आ गई। उसी समय एक विशेष कार्यालय में आपातकालीन लाल बत्ती जल उठी। एक चश्मा पहने आदमी तुरंत खड़ा हो गया। तुरंत रिपोर्ट करो। एक उपयोगकर्ता ने इंटरनेट पर एक एसएसएस स्तर के सदस्य की पहचान उजागर कर दी है। जानकारी लीक होने का खतरा है। रोकथाम के लिए अनुरोध करें। प्रशासन से स्पष्ट निर्देश मांगे जाएं। चीन की विज्ञान अकादमी में झांग वेशु ऑनलाइन तस्वीरें देख रहे थे और उनके दिल में गुस्सा काबू से बाहर हो रहा था। यह तो पागलपन है। जहां तक यिनशी की ईमानदारी की बात है, वह उस पर पूरी तरह भरोसा करते थे। नैनो स्तर की लिथोग्राफी मशीन के डिजाइनर और निर्माता के रूप में यिनशी निस्संदेह राष्ट्र के एक स्तंभ थे। लेकिन अब एक ऐसा युवा जो न तो शोहरत चाहता है और न ही लाभ, जो अपने देश के प्रति समर्पित है, उसे एक स्टार के प्रशंसकों द्वारा ऑनलाइन अपमानित किया जा रहा था। अगर इस मामले को सही तरीके से नहीं सुलझाया गया तो कितने समर्पित और शांत शोधकर्ता खुद को धोखा खाया हुआ महसूस करेंगे। तुरंत ही उसने यिनशी को फोन किया और मैंने उसे पूरी घटना विस्तार से बताई। झांग वेशु ने मुझे गंभीरता से सिफारिश की, शियाओयिंग, तुम इसकी चिंता मत करो। इन बाहरी चीजों को अपने मन को विचलित मत करने दो। एक दिन के भीतर मैं तुम्हें जवाब दूंगा। इसके बाद जो हुआ
वह मेरे लिए सच में असहनीय था। इसके तुरंत बाद मैंने गु चांगगान को फोन किया। उसने मुझे बताया कि शेन जिवेई की जानकारी भी लीक हो गई है और किसी ने उसकी फोटो ऑनलाइन पोस्ट कर दी है। अब उसे लगातार गुयान के फैंस द्वारा गालियां दी जा रही हैं। फोन काटने के बाद मैंने गहरी सांस ली। शेन जिवेई का संदेश देखते हुए मेरा दिल कस गया। उसे इस तरह ऑनलाइन गालियां दी जा रही हैं और फिर भी वह अब भी मेरी चिंता कर रहा है। मैंने तुरंत उसका नंबर डायल किया, इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता। यिनशी, क्या तुम अभी एयरपोर्ट पर हो? कैसे हो? सब ठीक है? मैंने सुना है कि गुयान के फैंस बहुत हिंसक हैं। उम्मीद है उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। नहीं नहीं, सब ठीक है। फिलहाल तुम इस मामले की चिंता मत करो। मुझे इसे संभालने दो। डॉर्मिट्री में ही रहो और बाहर मत निकलो। ना ही वीबो देखो और ना ही शॉर्ट वीडियो। कोई खुशमिजाज फिल्म देख लो। जब फिल्म खत्म हो जाएगी तब तक समस्या भी हल हो जाएगी। चेन जिवेई घबराकर बोली। तुम इसे कैसे सुलझाओगे? अब ऑनलाइन हर जगह लोग तुम्हें कोस रहे हैं। एक अकेला इंसान इसे कैसे संभाल सकता है? आखिर में उसकी आवाज लगभग रोने जैसी हो गई थी। कुछ देर उसे समझाने के बाद मैंने विषय बदल दिया। बहन चेन, तुम मेरे लिए इतनी चिंता कर रही हो, इसका मतलब क्या तुमने मुझे माफ कर दिया है? अभी नहीं। चेन जिवेई ने तुरंत गर्व से मुंह फुला लिया। यिनशी, मैं तुम्हें बता रही हूं एक बार में एक ही बात। मैं तुम्हारी ऑनलाइन मदद सिर्फ इसलिए कर रही हूं क्योंकि वे लोग सच में हद से आगे बढ़ गए हैं, बस और कुछ नहीं। खासकर कोई गलतफहमी मत पालना। इस ख्याल को छोड़ दो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इसी के साथ चेन जिवेई ने मन ही मन चुपचाप जोड़ा, कम से कम इतनी आसानी से तो नहीं। मैं सच में बहुत बेकार हूं। 3 साल तक कोई संपर्क नहीं था, लेकिन जैसे ही वह सामने आया मेरा दिल तुरंत हार मान गया और बिना शर्त समर्पण कर दिया। मैंने सिर उठाया और हल्के से मुस्कुराई। बहुत अच्छा। एक बार जब मैं अपने घर के मसले सुलझा लूंगी तो मैं तुमसे सही तरीके से माफी मांगूंगी कि मुझे माफ कर दो। आज उसे देखने के बाद मुझे लगता है कि हमारे बीच अभी भी एक मौका बाकी है। चेन जिवेई ने अपनी बेफिक्र जिंदगी के 3 सबसे अच्छे साल खो दिए। जो रोमांस बचा है उसे मैं अपनी पूरी जिंदगी भरपाई कर दूंगी। इसी समय, लगभग उसी पल, चीन में अपने फोन स्क्रॉल कर रहे सभी लोगों ने अपने डिवाइस में हल्का सा धीमापन महसूस किया। वीडियो में सीधे सर्वर की समस्या दिखाई दी और वह तुरंत बंद हो गई। 30 सेकंड बाद सर्वर फिर से चालू हो गया और सभी ने एक बात नोटिस की। यिनशी से जुड़ी सारी जानकारी गायब हो गई थी। गुयान के कई कट्टर प्रशंसकों की वीडियो डिलीट कर दी गईं और उनके अकाउंट्स बैन कर दिए गए। साला, ये क्या हो रहा है? गुयान ने तुरंत वहां काम करने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी से संपर्क किया, लेकिन अधिकारी ने तुरंत उसे गालियां देना शुरू कर दिया। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अब बहुत बड़ी समस्या है। या तो तुम जल्दी से गायब हो जाओ या फिर बेहतर होगा कि तुम मुझसे चीन में कभी न टकराओ। दूसरी तरफ से फोन काटने के बाद जो टोन सुनाई दी उसे सुनकर गुयान का दिल ठंडा पड़ गया। शुरुआत से लेकर अंत तक आधे घंटे से भी कम समय में सारी ऑनलाइन जानकारी मिटा दी गई थी। ये किस तरह की ताकत का प्रतीक है? जैसा कि उम्मीद थी, अनुबंधों और टूरों की रद्दीकरण की खबरें लगातार आती रहीं। मुआवजे की मांग करने वाले कॉल आने लगे। गुयान और उसका सहायक स्तब्ध रह गए। कुछ सादे कपड़ों में लोग सीधे गुयान को ले गए। ऑनलाइन मामला लगातार भड़कता जा रहा था। गुयान पर अनगिनत घोटाले सामने आ गए, जिससे उसके प्रशंसक शांत नहीं रह सके। लेकिन सिर्फ 10 मिनट बाद ही एक और भी बड़ी खबर सामने आ गई। कर विभाग की जांच के अनुसार गुयान ने 14.3 अरब युआन का टैक्स फ्रॉड किया था। इस लहर ने हंगामा मचा दिया और पूरी स्थिति को पलट कर रख दिया। ठीक उसी समय क्योटो विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल में मैंने यह खबर मिलते ही चेन जिवेई के साथ साझा की। मैंने सोचा कि इस बार उसकी किस्मत अच्छी थी, जो मनोरंजन उद्योग में सुधार अभियान के दौरान पकड़ा गया। मैंने ज्यादा सफाई नहीं दी। अगर चेन जिवेई इसी दिशा में सोच सकती है तो यह बिल्कुल सही है। मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब मुझे बोर्डिंग की तैयारी करनी है। जब मैं वापस आऊंगी तो तुमसे मिलने आऊंगी। मैं जानना चाहती हूं कि तुमने 3 साल पहले मर चुके एक्स बॉयफ्रेंड से क्या मतलब निकाला था। कौन सा एक्स बॉयफ्रेंड? मुझे नहीं पता। चेन जिवेई के गाल तुरंत लाल हो गए। जल्दी से चेक इन कर लो, मैं कॉल काट रही हूं। कॉल काटने के बाद चेन जिवेई तुरंत चिंतित हो गई। उसे यह कैसे सूझा? उस समय मैंने सच में मान लिया था कि वह मर चुका है। कौन जानता था कि वह अब भी जिंदा है? अब इसे कैसे समझाऊं? अब क्या करूं? यह उस साल की तरह था, जैसे किसी ऐसी चीज की याद में जो अभी शुरू भी नहीं हुई थी। फिर उसने खुद से सवाल किया, अभी अभी क्योटो से मुंबई के लिए एक फ्लाइट की घोषणा सुनी थी। यिनशी कब से मुंबई में रहने लगा? जैसे ही मैं विमान से उतरी, मुझे एयरपोर्ट के एक विशेष रास्ते से ले जाया गया। फिर मैं एक सैन्य जीप में बैठ गया। शाम के 4:30 बजे मैं आखिरकार एक पूरी तरह पीले रंग की इमारत के सामने पहुंचा। इमारत के सामने शोधकर्ताओं का एक समूह प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहा था। भीड़ के बीचों बीच अकादमिक यू गेफेंग खड़े थे। नमस्ते,
मेरा नाम युगेफेंग है। इस बार मुझे तुम्हें परेशान करना पड़ेगा। मैंने कई बार हाथ हिलाया। डायरेक्टर यू, आप मुझे सच में बहुत ज्यादा आंक रहे हैं। मैं अभी तक अकादमिक नहीं बना हूं। मैं तो बस देखने आया हूं। देखूं कि क्या मैं कोई छोटी सी मदद कर सकता हूं। युगेफेंग भी मुस्कुराए, फिर चिंता जताते हुए पूछा, इस बार इंटरनेट पर जो घटनाएं हुई सब ठीक हो गया है ना? सब ठीक हो गया है। डायरेक्टर यू, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं अभी तुरंत प्रयोगशाला जाना चाहूंगा। क्या आप थोड़ा आराम नहीं करना चाहेंगे? यू गेफेंग ने पूछा। इंजन की समस्या को जितनी जल्दी हो सके हल करना, ताकि हम जल्द से जल्द राष्ट्रीय रक्षा में योगदान दे सकें। यू गेफेंग ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। हमारे देश में वैज्ञानिक अनुसंधान का भविष्य सुरक्षित है। सोंगकू मुस्कुराते हुए यिनशिये के पास आया। अकादमिक यिन, असल में यह समस्या जल्दी हल करने और स्कूल लौटकर उस खास लड़की से मिलने के लिए है जो तुम्हारे दिल के करीब है। यह सुनकर सब लोग हंस पड़े, फिर वे सीधे अनुसंधान केंद्र की ओर चले गए। सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने के बाद मैं धीरे धीरे अनुसंधान प्रयोगशाला में दाखिल हुआ। हालांकि पिछले 3 वर्षों में मैंने लिथोग्राफी मशीनों की तकनीक का अध्ययन किया है। जब भी मुझे खाली समय मिलता था, मैंने इंजनों से जुड़े कुछ विषयों पर भी ध्यान दिया था। वरना मुझे नहीं पता कि इस बार इसमें कितना समय लग जाता। लेकिन योजनाओं के मापदंडों की जांच करने के बाद मैंने सीधे मूल तरीके को छोड़ने और एक उच्च स्तर का इंजन बनाने का सुझाव दिया। जैसे ही ये शब्द बोले गए, वहां मौजूद सभी लोग, यहां तक कि युगेफेंग भी, स्तब्ध रह गए। सभी मूल विचारों को खारिज करना चाहते हैं। एक बिल्कुल नया इंजन फिर से बनाना, इसकी कठिनाई आसमान छूने के बराबर है। शोधकर्ता आपस में फुसफुसाने लगे। साला, ये आदमी है कौन? आते ही हमारे सारे शोध परिणामों को खारिज कर रहा है। ये बेहद घमंडी है। सोंगकू और युगेफेंग ही गंभीर थे। यिन, क्या ये सच है? अगर तुम वाकई में निश्चित हो तो ये बूढ़ा एक बार फिर तुम्हारे साथ कोशिश करने को तैयार है। बाकी लोग नहीं जानते। मुझे अब अकादमिक मत कहो, सीधे मुझे शियाओ ये कहो। मेरे पास एक विचार है, लेकिन उसे सच में पूरा करने के लिए मुझे आपकी और आपके साथियों की मदद चाहिए होगी। यू गेफेंग ने कई बार सिर हिलाया। तुम्हें जो भी चाहिए, अगर मैं उसे हल कर सकता हूं तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। वास्तव में एक बात है, मैंने सिर हिलाया। बेस का उपकरण पर्याप्त नहीं है। मुझे एक बड़े उपकरण की जरूरत है जो लेजर छोड़ सके। यू फेफेंग का वैज्ञानिक ज्ञान बेहद समृद्ध था। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने यिनशिये का विचार समझ लिया। क्या यह वही इंजन है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो? एक वॉप इंजन है। सैद्धांतिक रूप से, चाहे मानव तकनीक कितनी भी विकसित हो जाए, जो इंजन हम बना सकते हैं वे ब्रह्मांड के नियमों के अधीन होंगे। सैद्धांतिक रूप से वे प्रकाश की गति से 10 गुना तेज गति तक पहुंच सकते हैं, लेकिन यही सीमा है। यू लाओ के सहमत होने के बाद संस्थान के कर्मचारी काम में लग गए। 23 बजे यू फेफेंग मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को, यहां तक कि कुछ सूत्रों और आंकड़ों को भी देखते हुए पूरे समय चुप रहे। उन्होंने खुद ही पन्ने उठाए और जांच शुरू कर दी। इसी समय मेरा फोन अचानक बज उठा, जिससे यू फेफेंग की सोच में बाधा आ गई। माफ कीजिए, मैं पहले जवाब देता हूँ। कोई बात नहीं, मुझसे मत सोचो, अपना संदेश देख लो। क्या तुम किसी से बात कर रहे हो? हल्की सी गड़गड़ाहट के बाद शेन जिवेई के कई संदेश आ गए। असल में मैं बीमार पड़ गया हूं। तुम लोग बात करो, मैं सोने जा रहा हूं। शुभ रात्रि। शेन जिवेई का यह लंबा संदेश अचानक देखकर मैं तुरंत थोड़ा उलझन में पड़ गया। और यह लहजा, इसका क्या मतलब है? तब यू फेफेंग ने पूछा, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? भावनात्मक समस्या हो तो मैं मदद कर सकता हूं। मैंने फोन यू फेफेंग को दिखाया। डायरेक्टर यू, इसका मतलब जानते हैं? यू फेफेंग सोचने लगे। शायद वह तुम्हारी व्यस्तता और मैसेज न करने से नाराज है। वह सोने जाने की बात कह रही है, पर अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। मैं तुम्हें बताता हूं, तुम ऐसे जवाब दो। गर्मियों में डॉर्मिट्री में ऐसी चलाओ, रात को सोते समय अच्छे से कंबल ओढ़ो। ध्यान रखना कि ठंड न लग जाए। और फिर जवाब दो, शुभ रात्रि, मैं तुम्हें पालूंगा छोटे। यही मेरे बॉस उस समय कहा करते थे। मैं दंग रह गया। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। जैसा कहूं वैसा करो। यह तरीका काम करेगा। मैंने बिना सच में समझे सिर हिला दिया। फिर मैंने अपना फोन उठाया। ठीक है, तो पहले तुम सो जाओ। गर्मियों में डॉर्मिट्री में ऐसी चलाओ। रात को सोते समय अच्छे से कंबल ओढ़ो, ठंड मत लगने देना। शुभ रात्रि। मैं तुम्हें पालूंगा छोटे। यिनशिये का संदेश देखकर शेन जिवेई का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। दांत भींचते हुए उसने जल्दी जल्दी अपने फोन पर टाइप किया, यिनशिये, 3 साल हो गए हैं मैंने तुम्हें मारा नहीं। क्या तुम्हारी खाल में खुजली हो रही है? मैं तुम्हें देख लूंगी, कमीने। एक पल की झिझक के बाद मैंने तुरंत मैसेज भेजा,
क्या इंटरनेट पर ऐसा ही नहीं कहा जाता? यिनसी, क्या तुम गुफाओं में रहने वाले आदमी हो? शेन जिवेई सच में बहुत गुस्से में थी। मैंने तय किया है, कम से कम 3 दिन उससे बात नहीं करूंगी। क्योटो विश्वविद्यालय का खेल मैदान। तेज धूप के नीचे शेन जिवेई, जो नाराज होकर 3 दिन तक मुझसे बात न करने का फैसला कर चुकी है, खेल मैदान के सामने एक बड़े शामियाने के नीचे बैठी है, ठंडी हवा ले रही है और समय समय पर अपना फोन देख रही है। कोई नया संदेश आया है क्या? उसके बगल में बैठी 11वीं झाओ ने जल्दी से पूछा। जिवेई, तुम हर कुछ मिनट में अपना फोन देख रही हो, क्या बात है? बस यिनसी का ही है। शेन जिवेई ने शिकायती लहजे में मुंह बनाया। कल रात यह तय करने के बाद कि वह 3 दिन तक यिनसी से बात नहीं करेगी, आज सुबह यिनसी ने एक संदेश भेजा, सुप्रभात। शिष्टाचारवश उसने फिर भी जवाब दिया, सुप्रभात। उसने एक बार अपने वीचैट स्टेटस पर भी एक तस्वीर पोस्ट की थी जिसमें एक तपती गर्मी का दृश्य था और वह इंतजार कर रही थी कि यिनसी उस पर जवाब दे। लेकिन अब दोपहर होने को है और यिनसी ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। इसी समय मैदान पर अचानक हलचल मच गई। एक लड़का जिसके हाथ में कई बड़ी चाय की कपें थीं, धीरे धीरे शेन जिवेई और 11वीं झाओ के पास आया। आपने पूरी सुबह सैन्य प्रशिक्षण में बिताई है, आपको जरूर प्यास लगी होगी। मैंने आपके लिए ठंडी दूध वाली चाय तैयार की है। धन्यवाद, पुराने झांग। 11वीं झाओ ने झांगराण द्वारा दी गई दूध वाली चाय ले ली। फिर लड़के ने अपनी दूध वाली चाय शेन जिवेई की ओर बढ़ाई। क्लास लीडर, यह आपके लिए है। शेन जिवेई ने उसे धन्यवाद कहा। उसने झांगराण के हाथों से दूध वाली चाय ली, फिर उसकी ओर देखा। ये दूध वाली चाय कितने की है? मैं पैसे भेज देता हूं। नहीं, मेरी तरफ से है। उम्मीद के उलट शेन जिवेई बोली, वरना मैं चाय नहीं पीऊंगी। झांगराण हैरान था। 19 युआन। अगर ट्रांसफर करना है तो मुझे वीचैट पर भेज देना। शेन जिवेई ने हल्के से सिर हिलाया। झांगराण, अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो यहां से चले जाओ। बहुत गर्मी है। झांगराण ने थोड़ी मायूसी के साथ शेन जिवेई की ओर देखा, फिर चुपचाप मैदान छोड़ दिया। झांगराण के जाने के बाद 11वें झाओ पास आ गए। तुमने सच में उसकी बहुत बेइज्जती कर दी। क्या तुम सच में उसे कोई मौका नहीं देना चाहती? शेन जिवेई ने सिर हिला दिया। क्योंकि मेरे और उसके बीच बिल्कुल भी कोई संभावना नहीं है, तो फिर मैं उसे झूठी उम्मीदें क्यों रखने दूं? 11वीं झाओ थोड़ी असहाय थी, इस बात से निराश कि वह समझ नहीं पा रहा था। मैंने सोचा था कि तुम एक मुश्किल से पकड़ में आने वाली मछली हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जिद्दी मछली हो। जल्द ही सैन्य प्रशिक्षण के ब्रेक के दौरान शेन जिवेई ने बेसब्री से गु चांगन को ढूंढा। उसने उससे यिनसी के घर लौटने के बारे में पूछा, लेकिन गु चांगन को भी शेन जिवेई से ज्यादा कुछ नहीं पता था। शेन जिवेई ने बेबसी में आंखें घुमा लीं। यिनसी, तुम फिर से कहीं गायब तो नहीं हो जाओगे, है ना? इसी तरह 10 दिन बीत गए। अनुसंधान प्रयोगशाला में सिद्धांतों और योजनाओं का उपयोग करते हुए उन्होंने जल्दी ही एक सैद्धांतिक मॉडल तैयार कर लिया। समय सीमा का पालन करने के लिए मैंने लगभग 10 दिनों से ठीक से नींद नहीं ली है। जब सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, मैंने गंभीर नजरों से बटन दबाया और फिर वक्रता प्रणोदन उपकरण तुरंत चालू हो गया। एक चमकदार लाल रोशनी ने पूरी अनुसंधान आधार को रोशन कर दिया। प्रज्वलन सफल रहा। वक्रता इंजन पॉड का सफलतापूर्वक प्रारंभ हुआ। यह देखकर सभी लोग जिन्होंने अपनी सांसें रोक रखी थीं, ने राहत की सांस ली। अगले ही पल पूरी आधार में खुशी की चीखें गूंज उठीं। हम सफल हो गए। वक्रता प्रणोदन संभव है। असंख्य लोग खुशी के मारे रो पड़े। यूं फेफेंग की आंखें लाल थीं। फिर उसने अपनी नजर यिनसी की ओर मोड़ी। उसकी आंखों में राहत झलक रही थी। और जब सब लोग उत्साहित थे, मेरा शरीर आगे की ओर झुकने लगा, जैसे उस पर मेरा कोई नियंत्रण न हो। यू फेफेंग और आसपास के कुछ शोधकर्ताओं ने मुझे जल्दी से थाम लिया। फिर यू फेफेंग ने दरवाजे की ओर जोर से चिल्लाया, जल्दी, कोई है, इन्हें तुरंत मोबई के उत्तर अस्पताल, क्योटो के उत्तर जनरल अस्पताल ले जाओ। इस बार मैं कितने दिनों तक कोमा में रहा? 3 दिन। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें आराम करने की जरूरत है। ठीक है। यू फेफेंग ने सिर हिलाया और तुरंत मेरा फोन मेरी ओर बढ़ा दिया। मैंने जल्दी से फोन की स्क्रीन खोली। एक के बाद एक कई संदेश तुरंत दिखाई दिए, सभी शेन जिवेई द्वारा भेजे गए थे। क्या तुम फिर से गायब होने वाली हो? तुम अब भी जवाब नहीं दे रही हो, यिनसी। मैं तुम्हें और आधा घंटा देता हूं। अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं तुमसे फिर कभी बात नहीं करूंगा। यिनशी, तुम कहां चली गई हो? यिनशी, मुझे तुमसे नफरत है। फिर रूममेट्स के संदेश आए, लाओ सांग का। मैं तुम्हें एक जरूरी खबर बता रहा हूं। 2 दिन बाद हमारी फैकल्टी की स्वागत पार्टी में हमारी फैकल्टी के छात्र संघ के अध्यक्ष सीनियर चेन को प्रपोज करने वाले हैं। क्या तुम्हारा पारिवारिक काम खत्म हो गया? लाओ सांग, अगर तुम वापस नहीं आई तो हम उसे छीन लेंगे। मैं अपना फोन देख रही थी। स्वागत पार्टी 8 बजे है। जियांगबेई एयरपोर्ट से हमारी यूनिवर्सिटी तक कितना समय लगेगा? मैंने लगभग 10 मिनट का अनुमान लगाया।
यू फेफेंग तुरंत हैरान रह गया। शियाओइंग, तुम स्कूल वापस नहीं जाओगी, है ना? तुम्हारी तबीयत के हिसाब से क्या तुम ये कर सकती हो? एक आदमी कभी नहीं कहता कि वह नहीं कर सकता। यू फेफेंग थोड़ा उलझन में था। तुम्हें आज ही वापस क्यों जाना है? डॉक्टर ने कहा था कि 2-3 दिन आराम करने से तुम ठीक हो जाओगी। घर लूट लिया जाएगा। यू फेफेंग ने सोचते हुए सिर हिलाया। तो मैं समझ गया, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। मेरे माथे पर कई काली लकीरें उभर आईं। इसका क्या मतलब है? धोखा हुआ? ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? क्योटो विश्वविद्यालय के बड़े सभागार में चेन जिवेई मंच के केंद्र में खड़ा था, जिससे एक प्रभावशाली आभा निकल रही थी। झांग यानली, जो थोड़ी दूरी पर खड़ा था, उसकी नजरें दृढ़ थीं, मानो उसने कसम खा ली हो कि वह आज रात जरूर सफल होगा। गू शांगान और बाकी लोग सभागार की सीटों पर बैठे थे। मैंने कहा, क्या तीसरा आज रात देर से नहीं आएगा? उसने कहा था कि वह शाम को आएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरे ने अभी अभी संदेश भेजा है कि वह पहले ही रास्ते में है। वह 8:30 बजे से पहले सभागार पहुंच जाएगा। जब सभी लोग शाम की शुरुआत का इंतजार कर रहे थे, अचानक एक प्रोजेक्टर झांग यानली पर चमक उठा। झांग यानली के हाथ में अचानक गुलाबों का एक गुलदस्ता था। छात्रों के चेहरे पर जिज्ञासा की झलक थी। झांग यानली ने माइक उठाया और भीड़ की ओर देखा। कृपया मुझे आपके कुछ मिनट लेने दें। मुझे उम्मीद है कि आप इस पल के गवाह बनेंगे। साथी चेन जिवेई, जब मैंने तुम्हें पहली बार प्रथम वर्ष में देखा था, तभी से मैं तुमसे गहराई से प्यार करने लगा हूं। अब मैं सभी फैकल्टी के छात्रों के सामने अपने प्यार का इजहार करता हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे एक मौका दोगी। ये शब्द खत्म होते ही विशाल ऑडिटोरियम तुरंत गहरे सन्नाटे में डूब गया। अगले ही पल भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। मुझे लगता है कि सबके सामने अपने प्यार का इजहार करना बहुत रोमांटिक है। मुझे लगता है कि यह थोड़ा भावनात्मक दबाव जैसा है। कोई आश्चर्य नहीं कि 1 साल पीछा करने के बाद भी उसने जवाब नहीं दिया। वह उसे दीवार से लगा रहा है ना? चेन जिवेई ने कहा। माफ करना, मैंने साफ कह दिया था कि मुझे तुमसे प्यार नहीं। तो आज यह आखिरी बार है। अब अगली बार नहीं होगी। चेन जिवेई की आवाज तेज नहीं थी, लेकिन वह पूरे विशाल ऑडिटोरियम में गूंज गई। यह कहने के बाद वह बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़कर चली गई। अचानक उसके सामने एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। चेन जिवेई ने सिर उठाया और मुझे देखा। वह अनायास ही कांप गई। यिनशी, क्या तुमने अभी तक काफी हंगामा नहीं किया? 3 दिन पहले तुम बिना कुछ कहे गायब हो गईं और अब अचानक फिर से सामने आ गई हो। क्या तुम्हें यह मजेदार लगता है, या तुम यह देखना चाहती हो कि मैं इन 2 दिनों में कितना दुखी रहा हूं? जिवेई, माफ करना। मेरे चेहरे पर पूरी तरह अपराधबोध था, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि कैसे समझाऊं। मैं यह तो नहीं कह सकती कि मैंने 3 दिन अस्पताल में सोकर बिताए, है ना? चेन जिवेई ने ठंडेपन से व्यंग्य किया। यिनशी, मैं मानती हूं कि मैंने तुम्हें हाई स्कूल में चाहा था और यहां तक कि नए सत्र की शुरुआत में भी मुझे पता था कि मैं तुमसे वजह नहीं पूछूंगी। लेकिन अब तुम फिर बिना बताए 3 दिन के लिए गायब हो जाती हो। तुम क्या कर रही हो? तुम न तो फोन का जवाब देती हो, न ही संदेशों का। क्या तुम सच में सोचती हो कि क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम मेरे सामने जो चाहो कर सकती हो? जिवेई, मैंने सच में जानबूझकर ऐसा नहीं किया। इन 3 दिनों में तुम्हारे संदेशों का जवाब न देने की सच में एक वजह थी, और मैं तुम्हारे लिए ही क्योटो विश्वविद्यालय आया हूं। मुझे एक और मौका दो, ठीक है? मैं वादा करता हूं कि आगे से बिना वजह गायब नहीं होऊंगा। चेन जिवेई पूरी तरह से निराश हो गई थी। छोड़ो, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। अब से तुम्हारी जिंदगी का मेरी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। मैं पहले ही बहुत थक चुकी हूं। मैं अब कभी भी तुमसे प्यार नहीं करना चाहती। ये शब्द कहने के बाद चेन जिवेई जल्दी से मंच के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। मैं उसकी पीठ को दूर जाते हुए देख रहा था, उसे रोकना चाहता था, लेकिन आखिरकार मैं चुपचाप पलट गया और मंच के पीछे के गलियारे से बाहर चला गया। जैसे ही मैं वापस हॉस्टल पहुंचा, गू शांगान और बाकी लोग उत्सुकता से हालचाल पूछने आ गए। तीसरे, क्या तुमने चेन जिवेई से अपने दिल की बात कह दी? वह नाराज है क्योंकि मैंने 3 दिन पहले उसके संदेशों का जवाब नहीं दिया था। फिर वह गुस्सा हो गई। सॉन्ग जिन ने मुझे दिलासा देने के लिए कंधे पर थपथपाया। कोई बात नहीं, यह सिर्फ गुस्सा है। जब तक उसने आज रात तुम्हारा इजहार स्वीकार नहीं किया, तुम्हारे पास आगे भी मौका रहेगा। मैंने उसे आश्वस्त किया, इसे ऐसे ही रहने दो। आगे देखेंगे क्या होता है। गुशांगान जल्दी से हंस पड़ा। अच्छा है कि तुम वापस आ गए। आज रात हमारे साथ केटीवी में गाना गाने चलो। उस व्यक्ति ने 11वें झाओ को चिढ़े हुए अंदाज में देखा। मुझे पसंद नहीं है, बस इतना ही। चाहे मैं भावुक हो जाऊं, यह कभी प्यार नहीं होगा। 11वें झाओ ने सिर हिलाया। तो चलो किसी और बात पर बात करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले छोटे साथी यिनशी के साथ तुम दोनों के बीच क्या हुआ था? चेन जिवेई का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। मुझसे उसके बारे में बात मत करो। अब से मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे दिल में वह 3 साल पहले ही मर चुकी है। ऐसा लग रहा था कि चेन जिवेई का मूड बहुत अजीब था। खासकर जब यिनशी का जिक्र होता तो ऐसा लगता
जैसे वह किसी को मार ही डालेगी। 11वें झाओ ने झिझकते हुए हंसी। उसने चेन जिवेई को आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर दिखाई, लेकिन चेन जिवेई ने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसने बस एक नजर डाली और फिर सिर घुमा लिया। लेकिन अगले ही पल उसने अपनी आंखें बड़ी कर लीं और भी ध्यान से देखने लगी। यह तो बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की फोटो है, इसमें ऐसा क्या खास है? चेन जिवेई स्तब्ध रह गई। यह यिनशी है। फोटो में एक पीठ दिख रही है, लेकिन भले ही मैं किसी और चीज में गलती कर सकती हूं, यिनशी की पीठ को मैं कभी नहीं पहचानने में गलती नहीं करूंगी। जब उसने याद किया कि यिनशी ने अपनी गर्दन में क्या पहना था, एक अनोखा बैज, तो अचानक उसके दिमाग में एक साहसी ख्याल आया। क्या यिनशी की गुमशुदगी उसकी राष्ट्रीय वैज्ञानिक परियोजना में भागीदारी के कारण तो नहीं हुई थी? फिर भी यह यिनशी की छवि है, इसमें वह गलती नहीं कर सकती थी। जाओ जाओ, चलो डॉर्मेट्री वापस चलते हैं। चेन जिवेई का अब और सोचने का मन नहीं था। डॉर्मेट्री लौटने के बाद उसने ऑनलाइन प्रकाशित की गई फोटो फिर से देखी और इंटरनेट पर तेजी से खोज शुरू कर दी। वह देखना चाहती थी कि यह बैज किस मेडल का है, लेकिन उसे कोई भी ऐसा ही नहीं मिला। पास में 11वीं झाओ ने जिज्ञासा से पूछा, चेन जिवेई, तुम इंटरनेट पर क्या ढूंढ रही हो? चेन जिवेई ने जल्दी से वेब पेज बंद कर दिया। कुछ नहीं, मैं बस कुछ जानकारी देख रही थी। मैंने देख लिया। फिर वह खुद पर व्यंग्यात्मक हंसी रोक नहीं पाई। मैं अब भी क्या उम्मीद कर रही थी? अगर वह सच में यिनशी भी होता तो इससे मेरे लिए क्या फर्क पड़ता? उसके और मेरे बीच सब कुछ अब बीते समय की बात है। रात के 10:30 बजे मैं गुशांगान और बाकी लोगों के साथ एक केटीवी गई। मैंने बाथरूम जाने का बहाना बनाया, लेकिन उसी वक्त बगल के गलियारे में एक समूह में कुछ युवक युवतियां अचानक दौड़ते हुए बाहर आ गए। मैंने स्वाभाविक रूप से वहां से निकलने की कोशिश की। क्या हुआ है? केटीवी में झगड़ा हो गया है। मेरे दोस्त, क्या आपको कोई समस्या है? मैं पुलिस वाला हूं। उस आदमी ने ठंडी हंसी हंसी। पहले मेरे साथ अपने सैलून में चलिए, फिर आपको थाने ले जाया जाएगा। क्यों? मैंने तो अभी तक बाथरूम भी नहीं ढूंढा। मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? हमने किया ही क्या है? आदमी ने हंसते हुए कहा। तुम अपने दिल में अच्छी तरह जानते हो। कसम से, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं बेगुनाह हूं। आदमी ने तिरस्कार भरी हंसी हंसी। बहुत बातें हो गईं। पहले हमारे साथ सैलून में चलो। सैलून की हल्की अंधेरी रोशनी में करीब 8 युवक झुके हुए बैठे थे। यह देखकर मैं अपनी सफाई देता रहा। साहब, मैं सच में इन लोगों के ग्रुप का हिस्सा नहीं हूं। मैं तो बस अपने दोस्तों के साथ गाने आया था। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं उन्हें बुला सकता हूं ताकि वे गवाही दे सकें। आदमी ने मेरी तुलना बाकी लोगों से की, फिर आखिरकार सिर हिलाया। मैंने जल्दी से अपना फोन निकाला और डॉर्म ग्रुप का नंबर डायल किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। आदमी ने पूछा, क्या तुम्हें अपने सैलून का नंबर याद है? कमबख्त, मुझे तो यह भी नहीं पता कि मैं किस सैलून में हूं। आदमी ने सब्र खो दिया। तो फिलहाल यहीं रुको, थोड़ी देर में तुम्हें थाने ले जाया जाएगा। अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो तुम जा सकते हो। हमारा थाना दूर नहीं है। तुम बस अपने दोस्तों से कह देना कि वे तुम्हें देखने आ जाएं। इस बात ने मेरी आंखों में चमक ला दी, जैसे मैं किसी अच्छी बात के बारे में सोच रहा हूं। इसी समय सैलून का दरवाजा खुला। 2 आदमी काले कपड़ों में सादे कपड़ों में मौजूद पुलिस वालों के पास आए और अपनी पहचान पत्र दिखाए। कामरेड, हम इसके लिए गवाही दे सकते हैं। ये सचमुच इस सैलून का नहीं है। पहचान पत्र देखने के बाद सादे कपड़ों वाले अधिकारी ने गंभीर चेहरा बनाया, सलाम किया और कहा, कामरेड। मैंने तुरंत सिर उठाया और पूछा, क्या आप राज्य सुरक्षा से हैं? मिस्टर यिंग, हमें अधिकारियों द्वारा आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब मेरी नजर थोड़ी हिचकिचाहट भरी हो गई। कामरेड, मैं आपको नहीं जानता। मैं आपको सलाह देता हूं कि इसमें दखल न दें। यह सुनकर दोनों राज्य सुरक्षा अधिकारी थोड़े हैरान रह गए। आपका न जानना यह समझा जा सकता है, लेकिन दखल न देना, इसका क्या मतलब है? साहब, हम आपको यहां से निकालने आए हैं। इसी समय गू चेंगान ने अपने साइड से लिविंग रूम में आवाज लगाई, लाओ सान, तुमने थोड़ी देर पहले मुझे फोन किया था। कुछ नहीं, बस मुझे एक काम निपटाना था। मजे करो। गू चेंगान ने कोई सवाल नहीं किया। तो फिर अपने काम में लग जाओ। लिविंग रूम में सन्नाटा छा गया था, खासकर बगल में बैठे युवाओं के समूह में, जो पूरी तरह से उलझन में दिख रहे थे। साहब, ये क्या मामला है? अधिकारी साहब, मैं इस युवक के लिए गवाही दे सकता हूं। वह सच में हमारे लिविंग रूम में नहीं था। इसे जाने दीजिए। आप भी इसमें दखल न दें। फिर पुलिस प्रमुख की ओर मुड़ते हुए उसने पूछा, अधिकारी साहब, हम थाने कब चलेंगे? अभी तुरंत। थाने पहुंचने पर जाहिर है मुझे खुद पर कोई इल्जाम नहीं था। मैंने तुरंत चेन जिवेई को एक संदेश भेजा, जिवेई, मदद करो। यिनजिये का संदेश देखकर चेन जिवेई चौंक गई और पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? मुझे वेश्यावृत्ति के खिलाफ छापेमारी में गिरफ्तार कर लिया गया है। किसी को आकर मेरी जमानत करनी होगी। चेन जिवेई स्तब्ध रह गई। यिनजिये, तुम पागल हो क्या? 3 साल पहले तुम कितने मासूम थे। और अब तुम्हें वेश्यावृत्ति विरोधी छापेमारी में पकड़ा गया है।
इन 3 सालों में तुमने क्या झेला है? आखिरकार चेन जिवेई ने फिर से संदेश भेजा। क्या तुम अपने डॉर्म के साथियों से नहीं कह सकती कि वे तुम्हें लेने आए? फिर मैं ही क्यों? हमारा रिश्ता ही क्या है? उनका फोन नहीं लग रहा है। मुझे नहीं पता वे कहाँ गए हैं। मुझे गलती से गिरफ्तार कर लिया गया है। सिर्फ किसी के आकर दस्तखत करने से मुझे रिहा किया जा सकता है। चेन जिवेई अवाक रह गई। लेकिन कुछ सेकंड की हिचकिचाहट के बाद जटिल भाव के साथ उसने फिर भी एक संदेश भेजा। रुको। आधे घंटे बाद चेन जिवेई बताई गई पुलिस चौकी पर पहुंच गई। नमस्ते, मैं जानना चाहती हूं कि क्या एक यिनजिए को यहां लाया गया है। मैं उसे जमानत पर रिहा कराने आई हूं। रिसेप्शन पर ड्यूटी पर तैनात अधिकारी तुरंत मुस्कुरा दिया। क्या आपकी अपने बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई थी? जाइए, जल्दी से उसे ले आइए। वह मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। चेन जिवेई का चेहरा ठंडा पड़ गया, लेकिन वह थोड़ी जिज्ञासु भी थी। लेकिन आप जल्दी से उसे ले आने से क्या मतलब है? आपके बॉयफ्रेंड की कहानी पूरे थाने में फैल गई है। वह जाहिर तौर पर अपने डॉर्म के साथियों के साथ था। वे लोग केटीवी में गा रहे थे, तभी वे हमारी एक कार्रवाई में फंस गए। उसने केटीवी में अपनी बेगुनाही साबित कर दी, लेकिन फिर भी वह हमारे साथ यहाँ आने पर अड़ा रहा। चेन जिवेई तुरंत झेंप कर हंस पड़ी। ठीक है, ठीक है। आपको परेशान करने के लिए माफ कीजिए। फिर अधिकारी के मार्गदर्शन में चेन जिवेई ने जल्दी ही यिनजिए को ढूंढ लिया। जैसे ही अधिकारी चला गया, उसका चेहरा सख्त हो गया। वह तेज कदमों से यिनजिए की ओर बढ़ी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? यिनजिए, अब तुम्हारा हिसाब पूरा है। चेन जिवेई गुस्से में वहां पहुंची। मैं अब तुम्हें और नहीं देखना चाहती। चेन जिवेई एक पल के लिए रुकी। जल्दी उठो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें एक फावड़ा दूंगी ताकि तुम कोई वचन पत्र पर हस्ताक्षर कर सको? मैं भी पीछे नहीं रहना चाहता था। मुझे रेबीज का टीका लग चुका है। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे डर लगता है? चेन जिवेई गुस्से में हंसने ही वाली थी। ठीक है, ठीक है। तुम जो थाने जाने से भी नहीं डरते, तुम्हें और किस बात का डर हो सकता है? अगर तुम इतने बहादुर हो तो मुझे मैसेज मत भेजो कि मैं तुम्हें लेने आऊं, मैंने शिकायत भरे लहजे में कहा। बहादुर नहीं हूं। वे चुपचाप चलते रहे, बीच बीच में रुकते हुए। एक गली के आखिर में उन्हें एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट मिला। चेन जिवेई ने सबसे पहले बात की। मुझे सच सच बताओ, 3 साल पहले तुम कहाँ गए थे? अगर तुम बता दोगे तो मैं तुम्हें तुरंत माफ कर दूंगी, वरना हम अब दोस्त भी नहीं रहेंगे। फिर उम्मीद भरी नजरों से उसने यिनजिए को देखा। बोलो। मैंने तुम्हें मौका दिया है, तुम्हें बस बोलना है। चाहे वह झूठ भी हो, शायद मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। मैंने अपना साहस जुटाया। 3 साल पहले मुझे ल्यूकेमिया हो गया था, इसीलिए मेरा पूरा परिवार क्योटो चला गया ताकि मैं इलाज करवा सकूं। चेन जिवेई की आंखें तुरंत नम हो गईं। लेकिन तुमने मुझे यह बताने के लिए कोई संदेश क्यों नहीं भेजा? तुम जानती हो कि इन 3 सालों में मैं तुम्हारे लिए कितनी चिंतित रही हूं। मेरा दिल अचानक धड़क उठा। ऐसा नहीं था कि मैं चेन जिवेई को सच बताना नहीं चाहती थी, लेकिन इन 3 सालों में अपनी एक रस वैज्ञानिक रिसर्च के अलावा चेन जिवेई के सोशल मीडिया पर उसके पल देखना मेरी सबसे बड़ी रोज की राहत थी। और 3 दिन पहले जब मैंने तुम्हें संदेश भेजे थे, तब तुमने उनका जवाब क्यों नहीं दिया? उसने आगे कहा। सैन्य प्रशिक्षण के दौरान मैं अपनी आखिरी सर्जरी के लिए अस्पताल गया था। एनेस्थीसिया बहुत तेज था। मैं 3 दिन तक सोता रहा। डॉक्टर ने कहा कि अगर 25 साल की उम्र से पहले यह दोबारा नहीं हुआ तो फिर कोई समस्या नहीं होगी। यह चेन जिवेई के लिए भी एक वादा था, क्योंकि पहले मैं सच में उसे कोई पक्का वादा नहीं कर सकता था। लेकिन अब मुझे भरोसा है, जब वह दिन सच में आएगा तो मैं गर्व से उसके सामने खड़ा रहूंगा। मेरा लक्ष्य, अब मुझे भरोसा है, जब वह दिन सच में आएगा तो मैं गर्व से चेन जिवेई के सामने खड़ा रहूंगा। धूप में नहाए हुए मैं गर्व से उससे कहूंगा, देखो, वह लड़का जिसे तुमने अपनी जवानी में चाहा था, असल में एक शानदार आदमी है। चेन जिवेई की नजरें दृढ़ थीं। ठीक है, अब इस बारे में बात मत करो, सब ठीक हो जाएगा। देर रात का खाना खत्म करने के बाद मैंने उसे देखा और पूछा, अब कहाँ चलें? चेन जिवेई ने धीरे धीरे सिर हिलाया। होटल चलें? मैं एक पल के लिए झिझक गया। शायद यह थोड़ा जल्दी हो जाएगा, हम थोड़ा और इंतजार कर सकते हैं। गाइस, वीडियो कैसे लगा? एंड 600 लाइक और हेल्प कर दो यार, मुझे खुश कर दो। न्यू वीडियो जल्दी आ जाएगा।